यस हेलो एट्थ क्लास। हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था कि किस तरह कंपनी ने दीवान बन गई और उसकी आमदनी लगान को बढ़ाने के वो जरिए ढूंढने लगी और एक बंदोबस्त लागू कर दिया जिसमें लगान फिक्स कर दिया गया। लेकिन उस बंदोबस्त में भी बहुत बड़ी समस्याएं आई। कंपनी के अफसरों को भी ज़मीन में सुधार का ही खर्चा नहीं कर रहे थे, ये हम पढ़ चुके थे। आगे 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया कि दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जो स्थायी बंदोबस्त है उसको परिवर्तन कर जरूरी है। जब कंपनी को शासन व्यापार खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो, स्थायी रूप से राजस्व तय करके तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्क मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने राजस्व का हिसाब लगाया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें गुंजाइश रखी गई चेंज की। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस बंदोबस्त को नाम दिया गया महलवाड़ी बंदोबस्त। पहले हम पढ़ा था जो हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था जो कि फिक्स था। ये दूसरा महलवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाई गई। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो है ने टीपू सुल्तान के चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया जो कि आपको चित्र में दिख रहे हैं और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो कि पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनको खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण होना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद कुछ साल के भीतर ही समस्याएं आने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिए। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। किसान गाँव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद है नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम दवाइयों के लिए प्रयुक्त है और नील जो कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसा कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ये ज़बरदस्ती हुआ थे। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों को खेत में फैलाने के नए तरीके लिए और ऐसी पद्धति जिसको में ये आपको चित्र दिख रहे होंगे, प्रिंटिंग्स हो रहा है। मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का इंग्लैंड में, और ये भारत में कलमकारी छापा जो है इसमें दो तस्वीरें दी गई हैं। भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई है और दूसरी ब्रिटेन के बनाए गए फूल के छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है कि दोनों ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया। बेस देखते हैं नीला है। इससे आमतौर पर नील कहा जाता था। कैसे होता था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकलता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों का इस्तेमाल किया जाता था। यह नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार होता था और दुनिया का उस समय भारत नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत में भारतीय नील की मांग की। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते। भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी तो कीमत बहुत ऊंची होती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नाम का एक पौधे पर निर्भर रहना था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था।
उत्तरी इटली, दक्षिणी में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ साथ यूरोप के वुड उत्पादकों ने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर प्रतिबंध लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। वुड से मिलना रंग बेजान और फीका होता था। तो सरकारों को राजी कर लिया और कैरेबाई द्वीप समूह का स्टेट डोमिंगो, फ्रांसीसी, ब्राज़ील, पुर्तगाली जो थे नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई और औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।